हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? होप ऑल वेल, वेरी गुड। तो दोस्तों, लास्ट सेशन में हमने बात किया था यूजनेट कॉमर्स की फर्स्ट यूनिट नंबर 1, बिजनेस इन्वायरमेंट एंड इंटरनेशनल बिजनेस के बारे में। तो उसी सेशन को आज कंटिन्यू रखेंगे। इससे पहले आज सेशन स्टार्ट करें, हम उसी सेशन को एक बार जस्ट रिकैप कर लेते हैं। हमने पढ़ा था बिजनेस इन्वायरमेंट के बारे में। बिजनेस इन्वायरमेंट होता क्या है? बिजनेस सराउंडिंग्स और कंडीशंस इन विच अ पर्सन, एनिमल एंड ऑफिस, ऑर्गेनाइजेशन और ए बिजनेस लाइव और ऑपरेट। हमारी सराउंडिंग्स में जो भी है वही हमारा एक इन्वायरमेंट है। जैसा कि मैंने बताया था, हमारे घर का इन्वायरमेंट अलग होता है, स्कूल का इन्वायरमेंट अलग होता है। सेम वे बिजनेस का भी एक इन्वायरमेंट होता है जिसमें एक सम फैक्टर्स होते हैं। हमने उन फैक्टर्स की बात की थी। देयर आर टू टाइप्स ऑफ फैक्टर्स, इंटरनल फैक्टर्स एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स। इंटरनल फैक्टर्स वो होते हैं जो कि किसी बिजनेस के फुली कंट्रोल में होते हैं, और एक्सटर्नल फैक्टर वो होते हैं जिनके ऊपर बिजनेस का कोई भी कंट्रोल नहीं होता है। अगेन, एक्सटर्नल फैक्टर्स डिवाइड्स इनटू टू पार्ट्स। हमने बात की थी माइक्रो एंड मैक्रो। माइक्रो फैक्टर वो होते हैं जो कि एक बिजनेस के इमीडिएट विसिनिटी में होते हैं। हमने एग्जांपल दिया था कि जैसे सप्लायर्स है, बायर्स है, सोसाइटी है, सोशल, ये सब होते हैं इमीडिएट विसिनिटी में, जिसमें कि एक बिजनेस इमीडिएटली अप्रोच कर सकता है। और दूसरा हमने बात किया था मैक्रो फैक्टर्स। मैक्रो इन्वायरमेंट के अंदर बिजनेस का कोई भी कंट्रोल नहीं होता है, जो कि फुल्ली अनकंट्रोलेबल होता है। उनके बारे में हमने बात किया था। फॉर एग्जांपल, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, सोशल इन्वायरमेंट, टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट, नेचुरल इन्वायरमेंट, ग्लोबल इन्वायरमेंट एंड सो ऑन। सो अभी इसी सेशन को आगे बढ़ाते हुए हम आज बात करेंगे मैक्रो इन्वायरमेंट के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट आवर सेशन। So students, first today's topic is factors of macro business environment. फर्स्ट है इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। इकोनॉमिक इन्वायरमेंट के अंदर भी अगेन पार्ट्स होते हैं। जैसे फर्स्ट होता है कि इकोनॉमिक सिस्टम क्या है, इकोनॉमिक पॉलिसीज क्या हैं, उसके हम बारे में हम बात करेंगे। इकोनॉमिक सिस्टम के अंदर 3 टाइप्स का इकोनॉमिक सिस्टम होता है। फर्स्ट वन इज कैपिटलिज्म, सेकंड वन इज सोशलिज्म एंड थर्ड वन इज मिक्स्ड इकोनॉमी। तो यदि हम कैपिटल इकोनॉमी के बारे में बात करें तो ये फ्री एंटरप्राइज सिस्टम होता है। इंडिविजुअल ओनरशिप, कंट्रोल एंड कमांड होती है। किसी भी एक पर्सन का फुल्ली कंट्रोल होता है बिजनेस के अंदर। इसके अंदर गवर्नमेंट और सोशल का कोई भी इंटरफेयर नहीं होता है। तो इसका ऑब्जेक्टिव होता है इज टू गेन मैक्सिमम ऑफ प्रॉफिट, बिकॉज इंडिविजुअल कैन कंट्रोल। तो सो इंडिविजुअल हैज अ डिजायर टू गेन मैक्सिमम प्रॉफिट और वेल्थ। तो इसकी कुछ फीचर्स होती हैं। फीचर्स लाइक इसकी कुछ विशेषताएं होती हैं, कुछ अच्छाइयाँ होती हैं और कुछ बुराइयां भी होती हैं। अच्छाइयाँ और फीचर्स के बारे में यदि हम बात करें तो फुल्ली यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज इसके अंदर होता है। कैसे होगा? क्योंकि प्राइवेट सेक्टर के अंदर कोई भी इंडिविजुअल जो है उसका मैनेजमेंट सिस्टम उसका बहुत ही अच्छा होगा। वो वेस्टेज ऑफ टाइम करने से अवॉइड करेगा, बिकॉज he has the fully control on that particular business. No other factors can intervene. Next one is flexible system होता है, because if there is some changes according to the economic conditions, flexible system होता है वो he can be changed according to the economic conditions. अपने सिस्टम में वो चेंज कर सकता है। यदि इकोनॉमिक कंडीशन समटाइम्स अच्छी होती हैं, समटाइम्स बैड कंडीशन हो जाते हैं, उसके एडवर्स हो जाते हैं, तो उस टाइम वो ही कैन एडजस्ट, बिकॉज देयर इज नो नीड टू टेक एनी अप्रूवल और एनी सजेशन फ्रॉम अदर डिपार्टमेंट लाइक गवर्नमेंट सेक्टर और सोशल सेक्टर्स। नेक्स्ट बात करें तो इक्वल अपॉर्चुनिटी टू वर्कर्स और एम्प्लॉयज। इसमें क्या होता है कि प्राइवेटाइजेशन के अंदर जो ओनर होता है, एम्प्लॉयर होता है, वो क्या करता है, ही हैज टू गिव द अपॉर्चुनिटी टू द वर्कर्स to grow in their life.
यदि कोई वर्कर है, कोई एम्प्लॉय है, अच्छा काम कर रहा है, तो उसको वो बेटर पे एंड पर प्रोवाइड करेंगे। कैसे? इंसेंटिव दे देंगे, एक्स्ट्रा बोनस दे देंगे, जो कि अदर कैटेगरी में नहीं होता है। तो नेक्स्ट बात करेंगे हम, बेटर स्किल्स गेट बेटर सैलरी एंड वेजेज, ये हमने बात किया है। इसका मीन्स ये है, इसका अल्टीमेटम द रिजल्टेंट हम बात करें तो ओवरऑल यदि बात करें तो ये एम्प्लॉयज की, वर्कर्स की एज वेल एज ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है, बहुत ही अच्छा होता है। तो नेक्स्ट वन इज द, अभी हम बात करेंगे इसकी वीकनेस के बारे में। देखो, किसी भी सिस्टम की कुछ अच्छाइयाँ होती हैं तो कुछ बुराइयाँ होती हैं, कुछ बेनिफिट होते हैं तो वो कुछ उसकी लिमिटेशंस भी होती हैं। तो लिमिटेशंस की यदि बात करें तो सबसे पहले है इनइक्वालिटीज, बिकॉज देर इज अ मोनोपोली राइट्स इन दैट टाइप ऑफ इकोनॉमी। बिकॉज जो गरीब होगा वो कंटिन्यू गरीब ही रहता जाएगा, पुअर बिकम्स पुअरर एंड रिच बिकम रिचर। किसी का एक का अच्छा बिजनेस चल गया तो वो क्या करेगा, उसी में कैपिटलिज्म करके और उसको बढ़ाता जाएगा। उसको यदि मोनोपोलिस के राइट्स हैं तो इस वजह से ये इनइक्वालिटी को प्रमोट करता है। सेकंड वन बात करें तो पॉसिबिलिटी ऑफ मोनोपोलीज के अलावा अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। समटाइम्स क्या होता है, एक्सेसिव यूटिलाइजेशन हो जाता है, समटाइम अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज हो जाता है। बिकॉज इन कैपिटलिज्म he has a desire to gain maximum profit only. He will never ever think about the society development. Due to this only वो रिसोर्सेस, नेचुरल रिसोर्सेस का इतना अधिक यूज कर लेते हैं कि उसका फिर साइड इफेक्ट हमारे को कहाँ पे इन्वायरमेंट में देखने को मिल जाता है। फॉर एन एग्जांपल यदि बात करें, माइनिंग की बात करें तो आजकल बहुत ज़्यादा माइनिंग हो रही है, तो उससे क्या होगा, हमारे नेचुरल जो कैलेमिटीज हैं उनके ऊपर एडवर्स इफेक्ट पड़ेगा। जो अनटाइमली रेन आ गया, कभी गर्मी होगी, कभी सर्दी बहुत ज़्यादा होगी, तो इनइक्वालिटी, इनबैलेंस हो जाता है उसमें। ओके, नेक्स्ट वन इज द सोशलिज्म। सोशलिज्म फ्रेंड्स इसके बिल्कुल अपोजिट होता है। इसका जो कंट्रोल होता है वो स्टेट गवर्नमेंट और स्टेट अथॉरिटीज जो होते हैं, इंस्टीट्यूशन जो होते हैं, या सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में, मीन्स ये फुली कंट्रोल इन द हैंड्स ऑफ द स्टेट एज वेल एज सेंट्रल गवर्नमेंट। सो दिस इज टोटली अपोजिट। इसके अंदर यदि हम बात करें, मेन कम्युनिटी वेलफेयर इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस काइंड ऑफ इकोनॉमी इंस्टेड ऑफ द प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। इस इकोनॉमी के अंदर टोटली फोकस किया जाता है सोसाइटी के डेवलपमेंट के अंदर, डेवलपमेंट के लिए। So this avoid monopoly. These are the features, but there are some limitation also. In this also there are some limitation because आप जैसे आपको भी पता होगा, आप किसी गवर्नमेंट ऑफिस में जाते हैं, so सबसे पहली बात क्या आती है, you need to wait more times। एक छोटे से सिग्नेचर के लिए आप किसी ऑफिस में गए, आपको लाइन में बैठा दिया जाएगा कि अब यू हैव टू वेट। आप 5 मिनट का काम था लेकिन आप 1 घंटे तक काम करते रहे। या कोई अप्रूवल देना, कोई पॉलिसीज बनानी है, तो उसके अंदर क्या होगा, कोई अथॉरिटी कोई छुट्टी पे है, तो इन गवर्नमेंट सेक्टर क्या किया जाता है कि so and so person will come, so till that time this policy will postpone, or this policy will further we will generate। ओके, दिस इज द मेन ब्यूरोक्रेट। ब्यूरोक्रेट से आप क्या समझते हैं? ब्यूरोक्रेट आप बोल सकते हैं तानाशाही, अफसरशाही। गवर्नमेंट सेक्टर में ब्यूरोक्रेट बहुत ही ज्यादा देखने को मिलता है। सो दिस इज वीकनेस। अब बात करें इसकी और वीकनेस की, ब्यूरोक्रेट के अलावा सोचिए सबसे मेन होती है इसके अंदर, गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर कई बार आपको एक्सेसिव रेस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है, बर्डन दिया जाता है। वो बोलते हैं कि ए सिंह काम नहीं करेगा तो बी सिंह करेगा। यदि एक एम्प्लॉय है वो काम कम कर रहा है तो इसके अंदर क्या होता है, ठीक है यार ये नहीं करा तो आप ऐसे करो, ये बी को दे दो। सो उसमें क्या होगा, ए को
रिलैक्स मिल गया, लेकिन उसकी पूरा वर्कलोड किसके ऊपर आ गया, बी के ऊपर आ गया। उसकी वजह से क्या होगा, उसकी जो कैपेसिटी है वो डे बाय डे डिक्रीज होती जाएगी, और कैपेसिटी जब डिक्रीज होती जाएगी तो वो फ्रस्ट्रेशन को क्या करेगी, फ्रस्ट्रेशन को डेवलपमेंट करेगी, उसके अंदर फ्रस्ट्रेशन आ जाएगा, और फिर ये एट लास्ट इसका रिजल्टेंट क्या होगा, इसका रिजल्टेंट होगा कि डे बाय डे जो आप इंडिविजुअल की और ऑर्गेनाइजेशन की जो कैपेसिटी है वो डे बाय डे डाउन होती जाएगी और लीड्स टू करप्शन इन द सोसाइटी। इसके अंदर सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक है सोशलिज्म के अंदर वो है नो इंसेंटिव और मोटिवेशन। जैसे मैंने एग्जांपल दिया, पर्सन ए एंड पर्सन बी, ये दो एम्प्लॉय हैं, पर्सन ए एंड पर्सन बी। ए ने अपना काम नहीं किया, इसका वर्कलोड बी के ऊपर आ गया। प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में क्या है, यदि बी एक्स्ट्रा काम कर रहा है तो उसको एक्स्ट्रा सैलरी, एक्स्ट्रा अलाउंसेस, एक्स्ट्रा बेनिफिट्स दिए जाएंगे, लेकिन गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर ऐसा नहीं है। यदि ये काम कम कर रहा है तो भी इसको सेम अमाउंट मिलेगी, ये काम ज्यादा कर रहा है तो सेम अमाउंट मिलेगी। मींस नो इंसेंटिव, नो मोटिवेशन इज इन दिस इकोनॉमी। नेक्स्ट बात कर लेते हैं सोशलिज्म के, नेक्स्ट है मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी इन दोनों का क्या कॉम्बिनेशन है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन, जो कि हमारी कंट्री इंडिया में हम मिक्स इकोनॉमी फॉलो करते हैं, जो कि प्राइवेट एंड सोशलिज्म का मिक्स है। ओके, नेक्स्ट बात कर लेते हैं अब इकोनॉमिक पॉलिसीज के बारे में। दोस्तों, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के अंदर सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट करता है इकोनॉमिक पॉलिसीज। इकोनॉमिक पॉलिसीज बोले तो रिलेटेड टू इकोनॉमी, लाइक बात करते हैं फर्स्ट मॉनेटरी इकोनॉमी। मॉनेटरी जो इकोनॉमी है, नाम से ही पता चल रहा है, रिलेटेड टू मनी। ये मॉनेटरी जो इकोनॉमी है, पॉलिसी है, इसके अंदर दिस इज मेंटेन और रेगुलेटेड बाय द आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसके अंदर क्या आता है, बैंक रेट्स अकॉर्डिंग टू इन्फ्लेशन, कम करना, ज्यादा करना, सीआरआर, कैश रिजर्व रेशो, वो इसका भी रेट जो परसेंटेज है वो अकॉर्डिंग टू इन्फ्लेशन आरबीआई टाइम टू टाइम चेंज करता रहता है। एसएलआर हो गया, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, इसको भी चेंज करता रहता है। नेक्स्ट वन इज द फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल और मॉनेटरी बोथ आर जस्ट related to each other. This is maintained and regulated by the गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट। इसके अंदर क्या होता है, रिवेन्यू और एक्सपेंडिचर होते हैं। रिवेन्यू जो होता है वो इनकम होती है सेंट्रल गवर्नमेंट की, जो कि वो फिर फर्दर अलॉट होती है स्टेट में और सेंटर में। उसके बाद एक्सपेंडिचर होते हैं, तो इसके अंदर रिवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर जो है, ग्रांट्स जो हम बोल सकते हैं, हैवी ग्रांट्स वगैरह, वो सब फिस्कल पॉलिसी का ही एक पार्ट है। दिस इज ऑल्सो यूज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ आवर कंट्री, लाइक कहीं पे रोड बन रहे हैं, दिस आर ऑल्सो कम अंडर द फिस्कल पॉलिसी। नेक्स्ट वन इज द ट्रेड पॉलिसी, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के अंदर आप बात करें तो फॉरेन ट्रेड रिलेटेड जितनी भी पॉलिसीज हैं, जितने भी रेगुलेशंस हैं, लाइक टैरिफ, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के अंदर टैरिफ और नॉन टैरिफ जो हम टैक्स लगाते हैं, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट ड्यूटीज, वो सब रेगुलेशन जो है इसके अंदर बनाए जाते हैं। नेक्स्ट इज प्राइस। Pricing is also an important factor in this environment. Price is decided according to the product, according to the use of the product, according to the quality of the product, and last according to the requirement of the product. These are decided. Licensing policy. Licensing policy is further also this part of the economic policies, because licensing के अंदर क्या आता है कि जैसे फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो गया, और इसके अंदर हम जैसे बोल देंगे फ्रेंचाइजिंग हो गया, ये लाइसेंस जो भी किसी इंपोर्ट या एक्सपोर्ट से रिलेटेड कोई कंपनी नया एफडीआई हमारे यहाँ पे लगा रही है, तो उसके अंदर कोई भी फर्दर रेगुलेशन जो होगा, पॉलिसीज होगा, वो लाइसेंसिंग के भी एक रूल एंड रेगुलेशन टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं। नेक्स्ट बात करें तो पॉलिटिकल इन्वायरमेंट। दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले सेशन में बताया था कि पॉलिटिकल इन्वायरमेंट इज ऑल्सो प्लेइंग अ क्रूशियल रोल। जैसा कि मैंने बताया था कि जिस भी कंट्री में
पॉलिटिकल जो स्टेबिलिटी होगी, वहाँ का एक जो इन्वायरमेंट है, बिजनेस इन्वायरमेंट, वो बहुत ही हेल्दी होगा। हेल्दी बोले तो बहुत ही अच्छा होगा। हमारी डोमेस्टिक कंपनीज और फॉरेन कंपनीज सभी उसमें इन्वेस्ट करने के लिए कोई भी हेजिटेशन नहीं रखेंगी। वो बेझिझक यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकती हैं और अपना डेवलपमेंट कर सकती हैं। इसके अंदर बोले तो आइडियोलॉजिकल इंटरेस्ट ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, किसी पॉलिटिकल पार्टी की एक अपनी एक विचारधारा होती है, अपना एक इंटरेस्ट होता है, वो ये इसमें एक फैक्टर करता है। बिकॉज आज फॉर एन एग्जांपल हमारे कंट्री में कोई पार्टी है, फर्दर योजना में कोई दूसरी पार्टी आ गई, तो उन दोनों की आइडियोलॉजिकल पॉइंट्स, जो विचारधारा, वो सेम नहीं रहेगी। नेक्स्ट है पर्सनल इंटरेस्ट ऑफ पॉलिटिशियंस। जो पॉलिटिशियंस हैं, एक तो पार्टी की आइडियोलॉजी विचारधारा, एक पर्सनल भी। जो पॉलिटिशियंस हैं, आज कोई एमएलए है, एमपी है, हमारे विधायक है हमारे एरिया में, उसकी जो इंटरेस्ट है वो किसी दूसरे सेक्टर में, फॉर एन एग्जांपल एजुकेशन में, वो एजुकेशन को डेवलपमेंट करना चाहता है। दूसरा पॉलिटिशियंस आ गया, उसका जो इंटरेस्ट है वो स्पोर्ट्स में है, तो होगा क्या, वो एजुकेशन फील्ड में इतना काम नहीं करेगा, स्पोर्ट्स फील्ड में वो काम करेगा। कोई तीसरा है, उसका एग्रीकल्चर में इंटरेस्ट है, नेक्स्ट आ गया तो उसका एग्रीकल्चर में, उसने स्पोर्ट्स को भी साइड कर दिया, एजुकेशन को भी साइड कर दिया, उसने डेवलपमेंट किसका किया, एग्रीकल्चर का किया। एग्रीकल्चर रिलेटेड जो भी इंडस्ट्री है उसने उनका डेवलपमेंट किया, उसने उनको बढ़ावा दिया। नेक्स्ट वन इज आ जाता है इन्फ्लुएंस ऑफ पार्टी। किसी पार्टी का भी अपना एक रोल होता है, उसका एक आप बोले तो उसकी एक ब्रांड वैल्यू होती है, पार्टी की एक इमेज होती है। जैसे बिजनेस की लैंग्वेज में हमने ब्रांड वैल्यू बोल दिया, उसी को हम पॉलिटिशियन लैंग्वेज में बोल सकते हैं कि पार्टी की एक इमेज होती है। जैसे आज हमारे कंट्री में बीजेपी है, भारतीय जनता पार्टी है, उसकी एक इमेज अलग है। हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की जो छवि है वो सेपरेट है। कांग्रेस के कोई लीडर है, लाइक हमारे जो पहले प्रधानमंत्री थे कांग्रेस के, मनमोहन सिंह जी, उनकी जो छवि थी, वो उनकी जो रेपुटेशन थी, उनकी जो इमेज थी, वो सेपरेट थी। सो दिस इज द influence of party etc forms political environment. These factors form the political environment. नेक्स्ट बात आती है टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट। दोस्तों, इन प्रेजेंट इरा, इन मॉडर्न इरा, आज के ज़माने में सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट करता है टेक्नोलॉजी। पहले क्या होता था, वर्कफोर्स से हम कोई भी काम करते थे। एग्जाम्पल मैं देना चाहूँगा कि मेल का, हमें कहीं पे अपना कम्युनिकेशन करना होता तो हम बाई पोस्ट करते थे। आज मैंने एक लेटर लिखा, वो लेटर जब मैंने कोचीन भेजना है, चेन्नई भेजना है, या मैंने JNK कहीं पे भी मैंने उसको पोस्ट करना है, तो वो आज की इन्फॉर्मेशन उस तक 1 महीना, 1.5 महीना या 2 वीक्स, 3 वीक्स ऐसे लग जाते थे। लेकिन ड्यू टू टेक्नोलॉजी चेंज आज क्या है, हम सेकंडों में, फ्रिक्शन ऑफ सेकंड में हम कम्युनिकेशन कर लेते हैं ड्यू टू व्हाट्सएप, ऑन फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ऑल so many factors are there, so many things have been changed due to the technology. So the technology is the key to success of a business, of an organization, in at every fields. Like it is a key to development. It provides capital intensive but cost alternative to traditional labor intensive method. जैसा कि मैंने एग्जांपल दिया, हम पोस्ट से भेजते थे, वो लेबर डाकिया लेके जाएगा, पोस्ट में यहाँ से लेके जाएगा वहाँ पे, फिर वहाँ से वहाँ पे, और ड्यू टू टेक्नोलॉजिकल चेंज हम मोबाइल पे बैठे बैठे यहीं से इंफॉर्मेशन शेयर कर देते हैं। तो उससे क्या होगा, लेबर कम हो गया लेकिन कैपिटल इंटेंसिव हो गया। उसके लिए कैपिटल इंटेंसिव कैसे, हमने मोबाइल चाहिए अपने पास, सामने वाले के पास भी मोबाइल होना जरूरी है। इफ वी आर कम्युनिकेटिंग ऑन द व्हाट्सएप और द फेसबुक, या अदरवाइज उसके पास लैपटॉप, जो भी है, मीन्स कम्युनिकेशन रिलेटेड उसके पास जो संसाधन, रिसोर्सेस होना चाहिए। तो इसके ऊपर क्या चाहिए, इसके खरीदने के लिए कैपिटल। दिस फोकस ऑन द कैपिटल इंटेंसिव। नेक्स्ट वन इज द नेचुरल इन्वायरमेंट। दोस्तों, नेचुरल इन्वायरमेंट एज पर माई पर्सपेक्टिव इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। I want to say about this and the priority sector, this one goes to the first priority. जैसा कि मैंने लास्ट क्लास में एग्जांपल दिया था कि फॉर एन एग्जांपल मैं उसको रिपीट करना चाहूँगा कि मैंने एग्जांपल दिया था एक मार्कर का। यदि मैं मार्कर बनाने के लिए एक अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूँ, सबसे पहले मेरे दिमाग में क्या आएगा, मैंने मार्कर का मेरा ऑब्जेक्टिव है, तो मेरे दिमाग में आएगा इसको बनाने के लिए मेरे पास रॉ मटेरियल होना बहुत ही जरूरी है। रॉ मटेरियल यदि मेरे पास नहीं है
टाइम पे और अच्छी एक इकोनॉमिक कॉस्ट पे, एक कम लागत पे मुझे यदि नहीं मिल रहा तो मैं इस बिजनेस में सक्सेस नहीं हो सकता। तो दिस इन्वायरमेंट सेज ओनली अबाउट दैट नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में बताएगा कि नेचुरल रिसोर्सेज इजिली अवेलेबल होने चाहिए, टाइमली अवेलेबल होने चाहिए एंड एफिशिएंट मात्रा में अवेलेबल होना बहुत ही जरूरी है। लाइक दिस इन्वायरमेंट सेज दैट source of resources as raw material. This is most important factor. Raw material. Source of resources as raw material comes under the natural environment. दूसरा क्या है? Causes of damage. This is most important. In the process of production. ये क्या बोलता है कि समटाइम्स क्या होता है, हम अपना प्रोडक्शन, इस मार्कर का प्रोडक्शन करते 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 मैं क्या करूँगा, जो नेचुरल रिसोर्सेज का वो है उसके कारण में डैमेज कर दूंगा। क्या डैमेज कर दूंगा? हार्मफुल हो जाएगा ये। जैसे कि मैंने बताया कि हम माइनिंग कर रहे हैं, माइनिंग से एक तरह से मैं वहाँ से अपना रॉ मटेरियल निकाल रहा हूँ, दूसरी तरफ से क्या कर रहा हूँ, मैं वहाँ का अपने नेचुरल जो कैलामिटीज वो ड्यू टू द एक्सेसिव ऑफ द नेचुरल यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, ज़्यादा माइनिंग करेंगे वहाँ क्या होगा, ट्री को हमें कटाई करना होगा, वहाँ का इन्वायरमेंट जो है वो टोटली चेंज हो जाएगा, ड्यू टू दैट नेचुरल कैलामिटीज भी चेंज हो जाएंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट आता है सोशल कल्चरल इन्वायरमेंट। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं हम एक सोसाइटी में रहते हैं, और इफ वी विल लिव इन अ सोसाइटी देन वी सपोज टू follow some rule and regulation, some values, some beliefs, some attitudes. ये सब अलग होते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल रूरल एरिया में यदि हम हैं, वहाँ का जो सोशल इन्वायरमेंट है वो अलग होगा, जो वहाँ की पॉपुलेशन है वो इन कंपैरिजन टू अर्बन एरिया लेस एजुकेटेड रहेगी। जैसे वहाँ का जो सोर्सेस ऑफ इनकम है मोस्टली वो might be on the farming, might be on the other sector like dairy farm पे हो सकता है, but in urban sector totally depend upon means majority on the employment वहाँ पे जो population होगी वो employment के ऊपर like job कर रहे होंगे वो कहीं पे instead of doing farming or dairy farm। so कहीं का जो लाइफस्टाइल है, शहर का लाइफस्टाइल अलग है, नॉर्थ इंडिया का लाइफस्टाइल अलग है, साउथ इंडिया का लाइफस्टाइल अलग है, उनका जो कल्चर है वो अलग है, नॉर्थ इंडिया कल्चर अलग है, बिलीव्स अलग हो जाते हैं। तो अब इसके बारे में बात कर लेते हैं। जैसा कि वैल्यू एटीट्यूड, ये वरी करता है पर्सन टू पर्सन। नेक्स्ट है बिलीफ एंड कस्टम ऑफ पीपल। जैसे मैंने बताया रिलीजन सेपरेट है, हिंदू रिलीजन किसी दूसरे उसमें बिलीव करता है, मुस्लिम रिलीजन अलग उसमें बिलीव करेगा, और अलग अलग रिलीजन जो है वो अलग अलग अपने उसमें उनके एक अपने बिलीव्स होते हैं, अपनी एक आप बोले तो एटीट्यूड होते हैं। लाइफस्टाइल जैसे मैंने बताया कि अलग अलग होता है, अर्बन एरिया का लाइफस्टाइल अलग होगा, रूरल एरिया का लाइफस्टाइल अलग होगा, उनका जो रहन सहन, उनका जो खान पान है, जो फूड है, डाइट्स हैं वो अलग होंगी। नेक्स्ट बात करें लिटरेसी रेट इन अ सोसाइटी। जैसे कि मैंने बताया अर्बन में हाई होता है और रूरल एरिया में वो थोड़ा सा कम होता है। नेक्स्ट बात करें लीगल इन्वायरमेंट। दोस्तों किसी भी काम को करने के लिए वी हैव टू फॉलो सम रूल एंड रेगुलेशन बाय द रूल एंड रेगुलेशन बाय लॉ। कुछ लीगल रिक्वायरमेंट होते हैं, कुछ लीगल प्रोसीजर्स होते हैं, कुछ लीगल रूल एंड रेगुलेशन होते हैं, वी हैव टू फॉलो। लाइक हम रोड पे चल रहे हैं, तो उसमें क्या रिक्वायरमेंट है, मैं रोड पे चल रहा हूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यदि फुटपाथ है तो मुझे लेफ्ट साइड ऑफ द रोड चलना पड़ेगा, फुटपाथ है तो। यदि फुटपाथ नहीं है, ये एक आपको जो इन्फॉर्मेशन के लिए मैं, यदि आपको पता तो वेल एंड गुड, नहीं पता तो मैं आपको जस्ट शेयर करना चाहूँगा, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने पढ़ा था व्हेन आई वेंट फॉर माय ड्राइविंग लाइसेंस टेस्ट, कि उससे पहले मुझे भी नहीं पता था। यदि मैं रोड पे चल रहा हूँ, कोई इंसान रोड पे चल रहा है, तो यदि फुटपाथ है तो ही
हैज टू फॉलो द लेफ्ट साइड, if फुटपाथ नहीं है तो राइट साइड ऑफ द रोड, understood? So in the same way, if we are driving, there are some rule and regulation by the law that ड्राइविंग कर रहे हैं तो हमारे को क्या है, अपनी सेफ्टी बेल्ट जो पहन के रखना होगा, ड्राइवर को ड्राइवर को, सभी को, आजकल तो सभी के लिए आ गया, पैसेंजर जो पीछे बैठे हैं उनके लिए भी रूल एंड रेगुलेशन आ गया। सो बात कर लेते हैं अभी, इट क्रिएट्स कोड्स एंड प्रोसीजर्स फॉर वेरियस मीन्स लाइक डेविएशंस, कोई वेरिएशंस है किसी भी चीज में, प्राइस में वेरिएशन है, क्वालिटी में वेरिएशन है, क्वांटिटी में वेरिएशन आ गया है। जैसे कि मैंने ये बोला कि मुझे एक बंडल मैंने मंगवा लिया, कोई भी बादाम का या कोई कुछ और भी चीज़ का, कुछ भी एग्जांपल ले सकते हो, 1 kg है, 1 kg की जगह उसका जो पैकेट है वो 950 ग्राम है। जिसके अंदर मैं एग्जांपल आपको क्या दूं, जैसे गोहाना में, इन हरियाणा, इन गोहाना देयर इज अ स्वीट शॉप, और वो क्या करते हैं कि जो भी स्वीट बनाएंगे उसके अंदर वो विदाउट मेजरिंग द वेट ऑटोमेटिक वो डाल देंगे। जो वहाँ की जलेबी बहुत प्रसिद्ध है, माथुराम जलेबी, उसमें क्या होता है, जैसे आप गए 1 kg जलेबी लेने के लिए तो वो वेट नहीं करेंगे, काउंट करेंगे 4 और आपको 4 दे देंगे, बिकॉज 1 is 250 ग्राम अप्रोक्स, but sometimes there is a variation in some weights, so this comes under this infringement law है, कोई चोरी का लॉ है, infringement है, उसके रिगार्डिंग जो लॉ होगा उसके अंदर होगा। और फॉर ब्लैक मार्केटिंग एंड टैक्स इवेजन, जो ब्लैक मार्केटिंग बहुत ही ट्रेंड है इन मार्केट, जैसे अभी मैं रिसेंट एग्जांपल देना चाहूँगा टमाटो का। टमाटो के रेट इतने हाइक हो गए थे कि बहुत ही ज़्यादा, टमाटो नॉर्मल मार्केट में आपको 20 रुपीज़ के जी, 30 रुपीज़ के जी, 50, 40 मिल जाता है। अभी 2 महीने पहले रिसेंटली ड्यू टू द ब्लैक मार्केटिंग ओनली रेट्स 120, 140, इवन 150 तक उससे भी ज़्यादा पहुंच गए थे, 60 रुपीज़, 70 रुपीज़ एक पाव हो गए थे। सो आप इमेजिन कर सकते हैं कि नियर अबाउट 300 रुपीज़ के जी तक पहुंच गए थे ड्यू टू द ब्लैक मार्केटिंग ओनली। Next is tax evasion. Tax evasion is most important in present scenario because the tax is the only major resources for the government sector for the revenue. So due to this, there is a lot of things is going to happen to evasion the tax. These are totally illegal. So to avoid this tax evasion practice, there are certain rule and regulation comes under the law, made by the law. नेक्स्ट कम इज द ग्लोबल इन्वायरमेंट। जैसा कि मैंने आपको लास्ट सेशन में भी बताया था, यदि हम कोई भी, इफ वी वांट टू डू अ बिजनेस, देयर आर सर्टेन रूल एंड रेगुलेशन विच आर रेगुलेटेड एट द ग्लोबल लेवल। जैसे WTO है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, ट्रेड से रिलेटेड जितनी भी रूल एंड रेगुलेशन होंगी, पॉलिसीज होंगे, वो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू द टाइम रिक्वायरमेंट, दे यूज्ड टू बी चेंजेस बाय द WTO। ऐसे ही IMF है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जो इकोनॉमी से रिलेटेड, मॉनेटरी से रिलेटेड जो फंड्स हैं वो उनके द्वारा रेगुलेट किए जाते हैं। सार्क है, जैसे कि अभी रिसेंटली अपने इंडिया में जो एक G20 नाउ अडेज नया, आप बताएंगे कमेंट सेक्शन में, विच नेशन, विच यूनियन एंटर्ड और द परमानेंट मेंबरशिप बाय आवर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। सो वो अभी G20 की जगह G21 हो गया, तो वो आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि किसको हमने इंक्लूड किया है। तो अब बात कर लेते हैं फॉर रूल एंड रेगुलेशंस। फॉर एन एग्जांपल WTO, IMF। WTO बोले तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, 1 जनवरी 1995 को इसका संगठन स्टार्ट हुआ था और ये ऑर्गेनाइज हुआ था, इसने वर्क स्टार्ट किया था, और हेडक्वार्टर इन जिनेवा, मेंबर्स हैं 164। अभी बात करें IMF की, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, 27 दिसंबर 1945 को ये हुआ था, इसका वाशिंगटन में हेडक्वार्टर है और 190 मेंबर है। WB बोले तो वर्ल्ड बैंक, IBRD, इंटरनेशनल बैंकिंग रेगुलेशन डेवलपमेंट, तो ये 4 जुलाई 1944 को हुआ था। ये दोनों एक साथ ही इनका स्टार्ट हुआ था, इनिशिएट लेना, बट ये इसका अप्रूवल 1945 में ये स्टार्ट हुआ था, जिसके अंदर 189 मेंबर्स हैं। सार्क के
8 December 1985, हेडक्वार्टर इज इन काठमांडू और टोटल मेंबर्स 8। इसमें भी आप बताएंगे कि कमेंट सेक्शन में कि पहले स्टार्टिंग में 7 मेंबर थे, तो 8th मेंबर जो है वो कौन ज्वाइन किया, कौन सा कंट्री ज्वाइन किया और कब, ऑन इन विच ईयर। नेक्स्ट कम इज G20। G20 26 सितंबर 1999 को हुआ था। इसका कोई हेडक्वार्टर नहीं है बिकॉज इट्स नॉट अ परमानेंट इंस्टीट्यूशन। टोटल इसमें 20 थे, अभी एक और ऐड हो गया है, इसमें एक और ऐड हो गया है, उसका आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। अब ये 21 हो गया है, टोटल 21 हो गया। सो दोस्तों दिस इज ऑल अबाउट टुडेज सेशन। एक बार रिकैप कर लेते हैं आज का सेशन हमने क्या पढ़ा। हमने बात किया मैक्रो इन्वायरमेंट के बारे में। मैक्रो इन्वायरमेंट जो है वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के अंदर आता है। और अब बात करते हैं वन बाय वन। इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, लीगल इन्वायरमेंट, नेचुरल इन्वायरमेंट, सोशल इन्वायरमेंट एंड टेक्नोलॉजी एंड लास्ट ग्लोबल इन्वायरमेंट। इनके बारे में हमने बात किया वन बाय वन। होपफुली यू एंजॉयड दिस सेशन। सो इन दिस सेम वे we'll continue, or we'll try to complete this unit within 10 to 15 classes. After completion of this entire unit, we will also come with a full entire units MCQs PYQs। हमारी प्रैक्टिस इस वे तक हो जाएगी इस यूनिट की, और ये बहुत ही अच्छी यूनिट है कि हम इसमें से कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। जो मैंने आज करवाया और लास्ट सेशन में करवाया, इसमें से शॉर्टी के साथ यू कैन गो थ्रू द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। मिनिमम 1 क्वेश्चन शुड बी देयर। आपको क्या पूछा जाएगा, नाम दे दिया जाएगा, जैसे कस्टमर है, सप्लायर्स है, वो कम्स अंडर विच काइंड ऑफ इन्वायरमेंट, इंटरनल और एक्सटर्नल। एक्सटर्नल के कोई एग्जांपल दे देंगे, ये माइक्रो है या मैक्रो है, दिस टाइप यू शुड गो। So I think hopefully you enjoyed this session. If you enjoyed and you feel that this is a good and this is helpful in your preparation, then please like, subscribe this channel, for this will leads to the motivation. Thank you very much.